हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। आज का ये जो वीडियो है ये खास तौर पे उन अभ्यर्थियों के लिए है जो परिवहन आरक्षक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। स्पेशली कल बेसिकली आप सभी को पता है कि कल 19 अप्रैल को परिवहन आरक्षक का एग्ज़ाम होना है और उस संबंध में साध्य पीएससी एकेडमी की ओर से कुछ इम्पॉर्टेंट जो बेसिकली अगर हम बात करें मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें या एचएसआरपी जो नंबर प्लेट प्रोवाइड किया जाता है इसकी बात करें, ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करें, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो हो सकता है कल के आपके एग्जाम में बेनिफिशियल हो, उनको हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पिछला एक वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट धाराओं के बारे में बताया था, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 है, जो 1 जुलाई 1989 से लागू हुआ, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था। आज के इस क्लास में मोटर व्हीकल एक्ट पर जैसा कि आप सभी को पता है कि बार बार समय समय पर संशोधन हुए हैं, है ना, और लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है वो है 2019 का। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या क्या चीज़ों को संशोधित किया गया जो वर्तमान में भी इस समय लागू है, तो इनको हम कवर करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास के अकॉर्डिंग आप सभी ने अगर जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें बेसिकली मैं रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं कि लास्ट जो क्लास है उसके अंतर्गत मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था जो कि 1988 का है और इसी एक्ट में बार बार समय समय पर संशोधन हुए हैं। 1988 के इस अधिनियम में ये अधिनियम जो है वो पारित हुआ, बोलने का मतलब है लागू कब से हुआ अगर पूछा जाए तो याद रखना 1 जुलाई 1989 से लागू हुआ और इसी अधिनियम पर 2019 में जो संशोधन किया गया है वो अब तक का लेटेस्ट अमेंडमेंट है ना, उसको डिस्कस करेंगे। 1988 के अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कई सारे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो हमको इस सेक्शन मतलब इस एक्ट के अलग अलग सेक्शन में देखने को मिलते हैं। टोटल अगर बात करें तो इस एक्ट में 14 अध्याय हैं। ठीक है, 14 अध्याय हैं और धाराओं की इसमें संख्या है 217। बट सबके सब इम्पॉर्टेंट है नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग पिछली क्लास में तो डिस्कस किए थे। अगर एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं आपको, तो जैसा कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि 14 इसमें बेसिकली अध्याय हैं और 217 धाराएं हैं। अलग अलग अध्याय हैं, सभी के सभी अध्याय इम्पॉर्टेंट है नहीं। खास तौर पर आपको ध्यान में रखना है, एक तो जो अध्याय है वो लाइसेंस से संबंधित है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि बिना लाइसेंस के आप सभी को पता है आप ड्राइविंग अगर करते हैं तो वो क्या है, कानूनन अपराध है। किस कानून के तहत अपराध है, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ये अपराध है। लाइसेंस जब आप करेंगे तो आप चलाएंगे वाहन, तो वाहन का भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण की बात की जा रही है, तो वाहन का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। केवल रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलता, बीमा भी होना चाहिए, यानी कि इंश्योरेंस का होना भी जरूरी है ना। इसके अलावा आपको ट्रैफिक के कुछ प्रमुख नियम होंगे, ट्रैफिक के कुछ प्रमुख नियम होते हैं जिनका पालन करना भी आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे आप कहीं पर भी पार्किंग नहीं कर सकते। ठीक है, पार्किंग आप वहीं पर कर सकते हैं जहां पर पार्किंग के लिए जगह अलॉट होती है। अगर आप कहीं सड़क पर ऐसे पार्किंग कर दिए हैं तो आपकी गाड़ी को टो करके ले जाया जाता है आरटीओ के द्वारा, आपको पता ही है। ठीक है, तो ट्रैफिक नियम भी होते हैं, रेड लाइट जैसे है ना, सिग्नल जैसे है, तो उसको आप जंप नहीं कर सकते, तो सिग्नल का आपको पालन करना है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता ही है ना। तो ट्रैफिक नियम का पालन करना भी अनिवार्य है। अगर आप ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं तो हो सकता है फिर दुर्घटना हो जाए। तो दुर्घटना से संबंधित यानी कि एक्सीडेंट से संबंधित प्रावधान इंपॉर्टेंट है। और अगर लास्ट में हम लोग बात करें, दुर्घटना अगर हो जाएगी तो फिर आपको दंड भी देखने को मिलेगा ही। तो कुछ प्रमुख अध्याय की बात करें ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनसे रिलेटेड प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके। लाइसेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती है। लाइसेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि धारा नंबर जो 3 है, धारा नंबर 3 बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता के बारे में प्रावधान करता है। ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर आप व्हीकल लेकर सड़क पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो लाइसेंस क्या है, अनिवार्य है। किस धारा के तहत, धारा नंबर 3 के तहत, है ना। लाइसेंस क्या है, अनिवार्य है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होता है तो आपके
अगेंस्ट जो कार्रवाई की जाएगी वो सेक्शन नंबर 3 के तहत की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है अगर हम लोग बात करें लाइसेंस की तो। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो धारा नंबर 4 जो हमको ये बताता है कि वाहन चलाने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, है ना। तो धारा नंबर 4 में न्यूनतम आयु का उल्लेख है। धारा 4 बताता है न्यूनतम आयु, किसके लिए न्यूनतम आयु? व्हीकल चलाने के लिए। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आयु है 16 साल या उससे ज़्यादा, तो आप ना 50 सीसी तक के इंजन वाले व्हीकल को चला सकते हैं, है ना। तो 50 सीसी के पावर वाले इंजन की अगर हम लोग बात करें तो इसको चलाने के लिए 16 वर्ष या इसके अधिक आयु के, जो बेसिकली हम बच्चे ही बोल सकते हैं ना, 16 वर्ष में तो बच्चे ही रहते हैं, तो 16 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो लोग हैं वो 50 सीसी तक के बेसिकली बाइक को चला सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें किसी भी टाइप के व्हीकल की बात करें तो इसके लिए न्यूनतम आयु की अगर हम लोग बात करें तो वो है 18 वर्ष, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर बात करें मोटरसाइकिल की, या अगर हम लोग बात करें लाइट मोटर व्हीकल की, तो इसको चलाने के लिए न्यूनतम आयु जो चाहिए वो कितनी चाहिए? 18 वर्ष चाहिए। ये सब बातें हमको धारा 4 से पता चलती है। इसके अलावा अगर हम कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो न्यूनतम आयु उसके लिए है आवश्यक 20 वर्ष। ठीक है, कमर्शियल व्हीकल बोलने का मतलब है ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो ये ध्यान में रखना, इसके लिए 20 वर्ष है। अलग अलग आयु का कैटेगराइजेशन इसके लिए फर्दर अलग अलग किया गया है। तो धारा 3 और धारा 4 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की और वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम लोग कवर कर रहे हैं, वैसे तो पिछले क्लास में हमने किया ही था, बट आज की क्लास में एक बार फिर से सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। जो ये वीडियो आज देख रहे हैं उनके लिए सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, उनको मैं इस एक वीडियो में ही कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, धारा 3 याद रखना है, लाइसेंस अनिवार्य है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है मोटर व्हीकल एक्ट के किस धारा के अंतर्गत ड्राइविंग करते हुए, मतलब बेसिकली व्हीकल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। तो धारा 3 के तहत न्यूनतम आयु जो आपको पता है 18 वर्ष होती है व्हीकल चलाने के लिए, जिसमें मोटरसाइकिल, लाइट मोटर व्हीकल सभी आ जाते हैं। तो 18 वर्ष के बारे में आयु का प्रावधान धारा 4 में किया गया है। और 50 सीसी का इंजन वाला अगर कोई बाइक है तो उसको चलाने के लिए 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं वो भी बेसिकली इसको चला सकते हैं। लेकिन बात जब कमर्शियल व्हीकल की आती है तो वहाँ पर 20 वर्ष न्यूनतम आयु हम देखते हैं। ठीक है, ये धारा 4 के तहत है। धारा 5 में बेसिकली मोटर व्हीकल्स के जो मालिक है उनके कुछ जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है कि अगर आप बेसिकली ऑनर है और आप अपने मोटर व्हीकल, चाहे कार हो चाहे बाइक हो, है ना, उसको आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं चलाने के लिए जिसके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है और न तो वो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, यानी कि बेसिकली वाहन चलाने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो भी उस व्यक्ति ने प्राप्त नहीं किया है, तो ऐसे कंडीशन में धारा 5 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो धारा 5 बेसिकली क्या बताता है? धारा 5 बताता है वाहन मालिकों की जिम्मेदारी। अगर आप किसी वाहन के मालिक हैं तो अपने वाहन को आप ऐसे लोगों को चलाने न दें जिसके पास ना तो लाइसेंस है और न ही वो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। ठीक है, तो वाहन मालिकों की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, वाहन मालिकों की जिम्मेदारी या वाहन मालिकों के कर्तव्य, है ना, ये बताता है धारा 5। तो ये इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं उन सभी को हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। धारा 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर लाइसेंस वाले चैप्टर के अंतर्गत, वो आपको याद रखना है धारा 8 और धारा 9। ठीक है, धारा 8 के बारे में ध्यान में रखना, यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस प्रदान करने के बारे में बात की गई है। ठीक, तो धारा नंबर 9 और साथ में धारा नंबर 10 दोनों को एक साथ देख लेते हैं। धारा 9 और धारा 10। धारा 9 में बात की गई है लर्निंग लाइसेंस की।
जब लर्निंग लाइसेंस की बात आती है तो वो प्राप्त की जा सकती है धारा 9 के अंतर्गत, और धारा 10 की बात करें तो यहाँ पर परमानेंट लाइसेंस की बात की गई है। ठीक है, तो जिन लोगों की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है वो बेसिकली अपने नज़दीकी आरटीओ ऑफिस में जा करके परमानेंट लाइसेंस बना सकते हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आप करते हैं? धारा नंबर 10 के अंतर्गत। अगर लर्निंग लाइसेंस बनाना है तो उसके लिए धारा नंबर 9 में प्रक्रिया बताई गई है कि कौन सी प्रक्रिया के तहत लर्निंग लाइसेंस, या धारा 10 के अंतर्गत बात करें तो परमानेंट लाइसेंस जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ड्राइविंग सीखने के लिए पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है, और अगर बात करें परमानेंट लाइसेंस की तो इसके बारे में प्रावधान धारा 9 में है ना। थोड़ा यहाँ पर करेक्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर 9 और 10 मैंने कर दिया है। एक्चुअल में ये धारा नंबर 8 है लर्निंग लाइसेंस का, और ये है धारा नंबर 9। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, धारा 8 में लर्निंग लाइसेंस के बारे में बताया गया, धारा 9 में परमानेंट लाइसेंस के बारे में बताया गया है। लर्निंग लाइसेंस देख रहे हैं, परमानेंट लाइसेंस देख रहे हैं, तो धारा 10 में आप याद रखेंगे, धारा 10 में बताया गया है लाइसेंस के प्रकार। तो अलग अलग प्रकार के लाइसेंस जो है वो जारी किए जाते हैं, तो लाइसेंस के प्रकार के बारे में बताया गया है धारा 10 में। ठीक है, लाइसेंस के प्रकार की बात करें तो इसके बारे में जिक्र मिलता है धारा 10 में, जिसके तहत लाइट मोटर व्हीकल की बात हम लोग करें, है ना। लाइट मोटर व्हीकल के अंतर्गत बेसिकली हम लोग बात अगर करें तो कार वगैरह आ जाते हैं, है ना। मोटरसाइकिल की बात करें या ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात करें, ये अलग अलग प्रकार के लाइसेंस जो है वो प्रदान किए जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस गाड़ी को चला रहे हो। तो अगर आप कार वगैरह आप चला रहे हो, है ना, तो लाइट मोटर व्हीकल के अंतर्गत आ जाता है। मोटरसाइकिल के लिए यानी कि 2 व्हीलर के लिए अलग लाइसेंस बनता है ना। अलग बोलने का मतलब है एक ही लाइसेंस में आप मोटरसाइकिल और लाइट मोटर व्हीकल दोनों भी बनवा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात करें तो इसके लिए अलग से लाइसेंस बनता है। तो डिपेंड कर रहा है कि आप किस प्रकार के व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो, इस हिसाब से यहाँ पर लाइसेंस जो है बनाया जाता है। ठीक, तो लाइसेंस के प्रकार के बारे में बताया गया धारा 10 में, लर्निंग लाइसेंस धारा 8, परमानेंट लाइसेंस यानी कि धारा 9, और लाइसेंस के अलग अलग प्रकार धारा 10। तो अभी तक लाइसेंस के बारे में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने कवर किया, एक धारा 3 में हमने देखा कि भैया लाइसेंस जरूरी है। धारा 4 में हमने देखा कि लाइसेंस बनाने के लिए, है ना, बेसिकली जो न्यूनतम आयु है वो कितनी आवश्यक है। और धारा नंबर 5 में जो वाहन मालिक है उनकी जिम्मेदारी, उनके कर्तव्य, उसके बारे में हमने देखा कि जिसके पास लाइसेंस नहीं उसको आपको ड्राइव करने नहीं देना है, जो 18 वर्ष से कम आयु का है उसको आपको ड्राइव करने को नहीं देना है। ठीक है, और धारा 8, 9, 10, 8 में लर्निंग लाइसेंस, फिर 9 में परमानेंट लाइसेंस, और 10 में लाइसेंस के अलग अलग प्रकार, जैसे कि मोटरसाइकिल के लिए हो गया, लाइट मोटर व्हीकल के लिए हो गया, या बात करें तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए हो गया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। केवल इतना ही पढ़ेंगे क्या सर लाइसेंस में? नहीं, इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शन की, तो जैसे एक सेक्शन जो है, एक धारा है, उसको भी आप ध्यान में रखना, वो है धारा नंबर 15। ठीक है, धारा नंबर 15 बेसिकली बात करता है लाइसेंस के रिन्यूअल की। तो धारा 15 बेसिकली क्या बता रहा है? लाइसेंस का नवीनीकरण। ठीक है, जो रिन्यू कराते हो ना आप लाइसेंस को, जो जनरली आप देखेंगे कि उसमें टाइम पीरियड जो रहता है 20 साल का रहता है। आप ड्राइविंग लाइसेंस अपना देखना, 20 ईयर्स का टाइम पीरियड रहता है, और 20 साल के बाद आपको फिर रिन्यू कराना पड़ेगा अलग अलग बेसिकली लाइसेंस के अकॉर्डिंग। तो धारा 15 में ही लाइसेंस के बेसिकली रिन्यू करने के प्रोसेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब हम बात करते हैं लाइसेंस के अकॉर्डिंग। ना केवल लाइसेंस मिलने से काम चल जाएगा क्या? लाइसेंस बस मिलने से काम तो नहीं चलेगा, आपको साथ में जिस वाहन को आप चला रहे हो उस वाहन का रजिस्ट्रेशन होना भी क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, तो नाउ अब इंपॉर्टेंट सेक्शन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, किसके बारे में? रजिस्ट्रेशन के बारे में। वैसे तो हमने कुछ इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में पिछली क्लास में कवर किया था, लेकिन आज की क्लास में एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 14 अध्याय हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में, 217 धाराएं हैं। जो इंपॉर्टेंट अध्याय हैं उसके अंतर्गत लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन वाहनों का, बीमा वाहन का,
ट्रैफिक नियम आपको पालन करना है, दुर्घटना अगर हो जाती है तो आपके क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, और दंड, अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो क्या क्या दंड के प्रावधान है। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट अध्याय हैं चैप्टर से जहां से प्रश्न आने की संभावना है। तो एक एक करके जो इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं, अलग अलग सेक्शन है, उसको हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हमने अभी तक क्या देखा, लाइसेंस के बारे में देखा। ठीक है, तो लाइसेंस के बारे में आपको याद रखना है धारा 3, धारा 4 और धारा 5। ठीक है, 3 में लाइसेंस अनिवार्य है, 4 में न्यूनतम आयु है और 5 में वाहन मालिक के कर्तव्य हैं। 6 की बात करें, सॉरी, इसके बाद 8, 9 और 10 की बात करते हैं। 8 में बेसिकली लर्निंग लाइसेंस के बारे में बताया गया, 9 में परमानेंट लाइसेंस और 10 में मोटर जो बेसिकली व्हीकल के लिए जो लाइसेंस है उसके प्रकार, और 15 में लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा रहा है। ठीक है, तो लाइसेंस की बात करें तो यहां तक आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला जो है वो है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं कौन कौन से जो धाराएं हैं इस कानून के तहत वो क्या है इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आपको धारा नंबर 39 याद रखना है और एक धारा आपको 41 याद रखना है। ठीक है, तो धारा नंबर 39 और धारा 41 के बारे में आपको ध्यान में रखना है। धारा नंबर 39 कहता है कि जो भी व्हीकल आप चला रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, यानी कि पंजीकरण होना जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य है। जो भी व्हीकल आप चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास, उसका पेपर जो है आपके पास होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज जरूरी है। अगर कार चला रहे हैं तो कार का होना चाहिए। तो बिना रजिस्ट्रेशन के व्हीकल आप चलाते हैं तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है धारा नंबर 39 के अंतर्गत। धारा नंबर 39 क्योंकि स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भैया बिना रजिस्ट्रेशन के तो वाहन चलाना नहीं है। 41 बताता है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में जो धारा हमें बताती है वो है 41। तो 39 रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और अनिवार्य है तो फिर कराना तो पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तो कराएंगे तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगी, ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 41 में। ठीक है, तो जब पंजीकरण की बात कर रहे हैं, जब रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये दो जो धाराएं हैं वो हो जाती हैं काफी इंपॉर्टेंट, है ना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट धारा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि व्हीकल जब आपका पुराना हो जाता है तो फिर ज़्यादातर लोग उसको सेल करते हैं। तो जब सेल किया जाता है तो बेसिकली वहाँ पर जो ऑनरशिप है उसका भी ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब नाम में चेंज किया जाता है ना। पहले आपके नाम में था, अब जिस व्यक्ति को आप अपना व्हीकल बेच रहे हैं तो अब उसके नाम पर जो व्हीकल है वो होगा। तो ऑनरशिप का जो ट्रांसफ़र है वो भी किया जाता है, और ये किया जाता है धारा नंबर 50 के अंतर्गत। तो इस कानून के धारा 50 में है ना, ऑनरशिप ट्रांसफर के बारे में उल्लेख किया गया है ना। तो ऑनरशिप ट्रांसफर यानी कि स्वामित्व के परिवर्तन के बारे में कैसे होगा, क्या क्या हो गया, वो सारा जो प्रोसेस है ये बताया गया है धारा नंबर 50 में। ठीक है, वाहन बेचने पर नए मालिक के नाम पर जो वाहन का जो ट्रांसफर किया जाता है वो सारा जो चीज किया जाता है किसके अंतर्गत, धारा नंबर 50 के अंतर्गत। ठीक, तो धारा 39 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, धारा 41 में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, और धारा 50 में ऑनरशिप ट्रांसफर के बारे में बताया गया है ना। रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर बात करें तो ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन से संबंधित थोड़ा अगर हम लोग परमिट की ओर अगर देखें तो जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ कमर्शियल व्हीकल जैसे होते हैं उनको चलाने के लिए ना परमिट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो परमिट की आवश्यकता भी होती है व्हीकल्स को चलाने के लिए, जैसे कि बस की बात करें, टैक्सी की बात करें, कैब की बात करें। तो परमिट के बारे में अगर कुछ इम्पोर्टेंट धाराओं के बारे में पूछ लिया जाए, परमिट के बारे में बोलने का क्या मतलब है, परमिट के बारे में बोलने का मतलब है कुछ वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन परमिशन भी गवर्नमेंट का प्राप्त होना चाहिए आपको, तभी आप उस व्हीकल को चला सकते हैं। तो कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए परमिट जो है वो खास तौर पर जरूरी है, और ये इस बारे में प्रावधान जो है वो धारा नंबर 66 में आपको देखने को मिलता है। धारा 66 क्या बोलता है, कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए परमिट जो है वो होगा अनिवार्य। ठीक है,
तो परमिट अनिवार्य होगा धारा नंबर 66 के तहत जब आप चला रहे हैं कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल बोलने का मतलब चाहे आप बस की बात करें, है ना, टैक्सी की बात करें, ठीक, तो बस हो गया, टैक्सी हो गया, ट्रक की बात करें, ऑटो की बात करें, ये सब आ जाते हैं कमर्शियल व्हीकल के अंतर्गत, जिनको चलाने के लिए आपके पास परमिट होना चाहिए। एक तो होता है लाइसेंस, लाइसेंस तो अलग है मेरे भाई, लेकिन परमिट भी आवश्यक है, क्योंकि आप कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं ना, तो आपको पास परमिशन होना चाहिए गवर्नमेंट का। ठीक है, आ रही बात समझ में, है ना। तो इतनी बातों को ध्यान में रखना। ये धारा नंबर 66 भी इंपॉर्टेंट है जब बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल की, तो इस कंटेक्स्ट में ये जो धारा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे, स्पेशली अगर बात करेंगे बस के लिए परमिट की, तो बस चलाने के लिए एक सेक्शन आप अलग से याद रख लेना। वैसे ही बस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए परमिट की आवश्यकता, और इसमें भी स्पेसिफिकली अगर आप चला रहे हैं, क्या बस चला रहे हैं, तो बस चलाने के लिए आपके पास जो परमिट चाहिए वो उसके बारे में बताया गया धारा नंबर 72 में, है ना। तो एक बस वाला तो आप याद रख लेना। बस के बारे में किस धारा में बताया गया है? धारा नंबर 72 में बस चलाने के लिए परमिट का जो प्रोसेस है, कैसे प्रदान किया जाएगा, कैसे कैसे सारी प्रक्रिया होगी, इस बारे में धारा 72 में पता चलता है। 66 बता रहा है कमर्शियल व्हीकल आप कोई भी चलाओगे तो परमिट जरूरी, और 72 बता रहा है कि बेसिकली भाई अगर बात करें आपको बस चलाने की अनुमति चाहिए, तो धारा नंबर 72 के तहत आपको जो है बेसिकली कार्यवाही करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, नौ इसके बाद सीक्वेंस में हम लोग आगे चलते हैं, और ट्रैफिक रूल्स यहाँ पर जैसा कि हमने देखा स्टार्टिंग में मैंने लाइसेंस के बारे में बताया, और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के बारे में भी हमने चीज़ें डिस्कस कर ली। ठीक है, अब इसके बाद ना ट्रैफिक नियम के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट जो धाराएं हैं उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ तक बेसिकली हमने कवर किया हुआ है। अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ट्रैफिक नियम के बारे में। तो ट्रैफिक नियम के बारे में कौन कौन से इम्पोर्टेंट धाराएं हैं? ट्रैफिक नियम की जब बात करते हैं, ट्रैफिक रूल्स की जब बात करते हैं, तो कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी को एक निश्चित स्पीड के अंतर्गत आपको चलाना होता है, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर वो भी क्या है, दंडनीय अपराध है इस धारा के अंतर्गत, मतलब इस सेक्शन के इस कानून के सेक्शन 112 के अंतर्गत। ठीक है, तो धारा नंबर 112 याद रखेंगे। धारा नंबर 112 इसमें क्या बताया गया है? इसमें स्पीड लिमिट के बारे में बताया गया है। अभी तो रायपुर में लगा भी हुआ है यार कुछ जगहों पर सेंसर जो बताता है कि आपकी स्पीड कितनी है। अगर आपने ओवर स्पीड किया तो धारा 112 के तहत वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा एक दंडनीय अपराध। तो वाहन जो है वो तय गति सीमा से ज़्यादा स्पीड में आप नहीं चला सकते, धारा नंबर 112 के अंतर्गत। और अगर हम लोग बात करेंगे सिग्नल की, ठीक है, तो जब सिग्नल की बात करेंगे तो धारा नंबर 119 याद रखेंगे। ठीक है, धारा नंबर 119 के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो भी रहेंगे उनका जो पालन है वो होगा अनिवार्य। तो ट्रैफिक सिग्नल का अगर आप करते हैं उल्लंघन तो आप पर होगी कार्रवाई। तो ट्रैफिक सिग्नल का जो पालन है वो होगा अनिवार्य, है ना। किसके अंतर्गत अनिवार्य होगा? धारा नंबर 119 के अंतर्गत। और एक जो धारा है वो आपको याद रखनी है 122। धारा नंबर 122 ही वो धारा है जिसके अंतर्गत आपका जो व्हीकल है उसको आरटीओ वाले टो करके ले जाएंगे और थाने ले जाकर बोलेंगे अब लाओ भैया पैसा, तब छोड़ेंगे। ठीक है, तो अवैध पार्किंग के बारे में बेसिकली बताया गया इसमें। ठीक है, पार्किंग अगर आप कर रहे हो तो सही तरीके से करो, सही जगह पर करो, ऐसे नहीं है रास्ते वास्ते में कहीं पर भी कर दियो जिससे कि आने जाने वालों को क्या हो रही है, असुविधा हो रही है। तो गलत जगह पर अगर आप वाहन खड़ा करते हो तो धारा नंबर 122 के तहत वो गलत पार्किंग यानी कि अवैध पार्किंग के अंतर्गत ये चीज़ें जो हैं वो आ जाती है। आई बात समझ में? तो ट्रैफिक नियम के अंतर्गत ये तीन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको ध्यान में रखना। 112 के अंतर्गत आपकी व्हीकल की स्पीड सही होनी चाहिए, सिग्नल का आपको पालन करना है 119 के अंतर्गत, और 122 के अंतर्गत अब वाहन आप कहीं पर भी पार्क नहीं करना है ना, अवैध पार्किंग नहीं करनी है। ठीक,
तो ये हमने बात की किसकी, ट्रैफिक सिग्नल की। क्लियर। तो ट्रैफिक नियम के बारे में बेसिकली हमने डिस्कस किया। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हम कवर कर लेते हैं वो हम कवर करेंगे एक्सीडेंट के बारे में। तो दुर्घटना के बारे में कौन कौन से प्रमुख धाराएं हैं उनके बारे में हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है। तो अभी तक लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और ट्रैफिक नियम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस कानून के अंतर्गत वो हमने डिस्कस किए। दुर्घटना दंड और बीमा बचा। तो अब दुर्घटना के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है उसको एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार कवर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इस मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन एक्चुअल में क्या क्या हुआ है जब 2019 में संशोधन किया गया तब की केस में। ठीक। तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक है सेक्शन 134 और एक की बात करें तो वो है 187। ठीक है। 134 बेसिकली ये बताता है कि अगर एक्सीडेंट हो गई, अगर दुर्घटना हो गई तो वाहन के जो मालिक हैं उनका क्या कर्तव्य होगा। तो 134 और 187 ये दो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं इस कानून के अंतर्गत जो दुर्घटना के बारे में, वैसे तो बहुत सारे धाराएं हैं मेरे भाई जो दुर्घटना के बारे में बताएंगे, लेकिन हम कम समय पर इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर कर रहे हैं ना, तो इसलिए ध्यान में रखेंगे। 134 क्या बता रहा है, 134 बता रहा है कि एक्सीडेंट हो जाता है अगर, तो चालक, जो वाहन का जो चालक है उसका क्या कर्तव्य है। ठीक है। तो यहां पर चालक के कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलती है धारा नंबर 134 में। चालक के कर्तव्य, जैसा कि एक कर्तव्य तो ये है कि भैया अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, तो उस व्यक्ति की मदद करना है आपको, उसको अस्पताल पहुंचाना है। ठीक है। और साथ में स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर के सूचना भी देनी है। तो ये तीनों जो है प्रमुख तौर पर एक कर्तव्य है। तो अलग अलग जितने भी कर्तव्य हैं इन सभी के बारे में बताया गया धारा 134 में। सबसे पहले दुर्घटना हो गई तो मदद करेंगे ना, मरते हुए छोड़कर थोड़ी ना भागना है। इसके अलावा उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है और नजदीकी पुलिस थाने में सूचना देनी है। ये सब कर्तव्य है धारा नंबर 134 के अंतर्गत। उन सभी के कर्तव्य है जो कि वाहन का चालन कर रहे हैं। ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि आपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तब फिर धारा 187 जो बता रहा है वो बता रहा है कि मदद अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको दंड भी तो भुगतना पड़ेगा ना। ठीक है। तो दंड का जो प्रावधान है वो है धारा नंबर 187 में। किसके लिए दंड का प्रावधान, अगर आपने मदद नहीं किया तब, अगर दुर्घटना के समय मदद नहीं की तब। ठीक है। अगर दुर्घटना के समय आपने मदद नहीं किया है तब 134 का अगर आपने उल्लंघन किया है तो इस अपराध के लिए आपको दंड मिलेगा 187 के अंतर्गत। तो दुर्घटना के बारे में दो जो प्रमुख सेक्शन है वो आपको ध्यान में रखने हैं। 134 के अंतर्गत आपको मदद करना है, नहीं करेंगे तो 187 के अंतर्गत आपको दंड मिलेगा भैया। ठीक है। तो दुर्घटना के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं बीमा के बारे में। तो बीमा के बारे में दो बेसिकली सेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट है, एक है 146 और एक है 147। ठीक। तो यहां तक हो गया दुर्घटना तक। अब बीमा के बारे में 146 और 147 ये दो प्रमुख धाराएं हैं इस कानून के जो आपको ध्यान में रखना है जब हम बात करते हैं किसकी, बीमा की, इंश्योरेंस की। ठीक है। एक है धारा 146 और एक है धारा 147। ये दोनों इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जब बीमा के बारे में बात की जाएगी। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है कि थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है ना, थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है वो अनिवार्य है अगर बात करेंगे 146 के अंतर्गत। ठीक है। क्लियर। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये क्या है, ये अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है। जब आप व्हीकल चला रहे हो तो ऐसा नहीं केवल आपके पास लाइसेंस है तो काम चल जाएगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा दिया काम चल जाएगा, नहीं। गाड़ी का बेसिकली बात करें तो इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तो इंश्योरेंस अनिवार्य है और इंश्योरेंस भी कैसा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है।
धारा नंबर 146 के अंतर्गत, है ना, धारा नंबर 146 के अंतर्गत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। थर्ड पार्टी बोलने का मतलब है अगर आपका एक्सीडेंट किसी अन्य व्यक्ति के साथ हुआ है तो उस व्यक्ति को बेसिकली कंपनसेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। तो उस व्यक्ति का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, वो है थर्ड पार्टी। आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं करेगा कंपनी, सामने वाले को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा थर्ड पार्टी में। एक होता है फर्स्ट पार्टी, फर्स्ट पार्टी में सामने वाले का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपके व्हीकल को भी जो डैमेज हुआ है उसका भी जो भरपाई है किया जाता है कंपनी के द्वारा, उसको फर्स्ट पार्टी बोलते हैं। बट फर्स्ट पार्टी अनिवार्य नहीं है, वो कराएंगे तो आपकी इच्छा है, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। जरूरी है जो अनिवार्य है धारा 146 के अंतर्गत वो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है। धारा 147 बताता है कि इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होगा, क्या क्या जो चीजें हैं वो कवर होंगी, क्या चीजें कवर नहीं होंगी। तो इंश्योरेंस में शामिल क्या क्या चीजें होंगी इस बारे में बताता है। इंश्योरेंस में शामिल क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है, इसको इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इस बारे में बताता है धारा नंबर 147। ठीक, क्लियर है अभी तक सभी को? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रमुख धाराएं हैं इसके बारे में आपको याद रखना है। और लास्ट में हम लोग जुर्माना अपराध यानी कि खास तौर पर अगर बात करें तो दंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि दंड से संबंधित है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसी कार्रवाई जो है वो हमारे साथ भी हो जाती है ना, जब हम नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो होती है कि नहीं होती, आपके साथ भी कभी ना कभी हुई होगी। तो जुर्माना अपराध यानी कि दंड की बात करते हैं लास्ट में। इनसे संबंधित कौन कौन से प्रमुख धाराएं हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है जो जनरली पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं होता है, तो बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना जो है वो धारा नंबर 181 के तहत क्या है, दंडनीय अपराध है, ठीक है। तो धारा नंबर 181, ठीक है, धारा 181 क्या बोल रहा है कि अगर आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो दंडनीय अपराध होगा, यानी कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना क्या है, दंडनीय अपराध है। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता के बारे में बताया गया है धारा नंबर 3 में, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो धारा नंबर 3 के तहत तो बेसिकली उसको आपको नोटिफाई तो किया जाएगा, साथ में बताया जाएगा कभी आपके लिए दंड का प्रावधान है। एक तो धारा 3 बता रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, लेकिन आपके पास है नहीं, तो धारा नंबर 181 में बता दिया गया है कि आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आपको क्या दंड मिलेगा। तो बिना लाइसेंस ड्राइविंग यानी कि वाहन चलाना, ठीक है, बिना लाइसेंस ड्राइविंग जो है वो अपराध होगा, ठीक। कैसा अपराध, दंडनीय अपराध, धारा नंबर 181 के तहत बेसिकली आपको दंडित किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद याद रखना है धारा नंबर 183, तो 81 के बाद 82 नहीं, 81 के बाद याद रखेंगे 83। और 83 में क्या बताया गया है सर, 83 में बताया गया है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ऐसा थोड़ी ना कि आप कुछ भी ड्राइविंग करोगे, ठीक है। तो अगर आप तेज गति से यानी कि स्पीड लिमिट क्रॉस कर देते हो, स्पीड लिमिट अगर ज्यादा है तो तब आपको दंडित किया जाएगा धारा नंबर 183 के अंतर्गत, ठीक है। धारा नंबर 183 बोल रहे हैं कि भैया स्पीड लिमिट आपकी मेंटेन होनी चाहिए जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो। और कई लोग क्या करते हैं ना, एकदम कट मार के चलाएंगे गाड़ी को, कट मार के चलाएंगे, स्पीड चला रहे हैं, ड्रिफ्ट मार रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रैश ड्राइविंग यानी कि खतरनाक ड्राइविंग। इस बारे में प्रावधान आपको जिस धारा में मिलेगा इस कानून के वो है जस्ट अगला, तो धारा नंबर 184 ये बताता है कि अगर आप खतरनाक तरीके से ड्राइव करते हो, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। तो खतरनाक ड्राइविंग भी धारा नंबर 184 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। 81 बोल रहा है बिना लाइसेंस के अगर आप ड्राइविंग करते हो तो आपको दंडित किया जाएगा।
83 बोल रहा है अगर ज़्यादा स्पीड में चला रहे हो, स्पीड लिमिट जो तय की गई है उससे ज़्यादा अगर आप चला रहे हो तो 183 के अंतर्गत आपको दंडित किया जाएगा। अगर स्पीड आपकी ठीक है लेकिन फिर भी आप होशियारी मार रहे हो, कुछ ज़्यादा ही कट मार कर चला रहे हो, है ना, स्टंट मार रहे हो, तो ऐसे में धारा नंबर 184 के तहत वो खतरनाक ड्राइविंग यानी कि रैश ड्राइविंग के केस में आता है और ऐसे में आपको दंडित जो है वो किया जा सकता है। आई बात समझ में, है ना। अब इसके बाद कुछ लोग होते हैं जो भैया चलो ये भी ठीक है, कुछ बोलेंगे अब शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, ठीक है। तो अगला जो धारा है वो है धारा नंबर 185। तो शराब पीकर गाड़ी चलाना, इसको दंडित किया गया है धारा नंबर 185 में। शराब पीकर गाड़ी चलाना क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा, ये भी है ना। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद की सेफ्टी को तो ध्यान दे ही नहीं रहे हो, साथ में आप दूसरों की सेफ्टी के साथ क्या कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, है ना। आपके चक्कर में दूसरे मर जाएंगे भाई, है ना। तो ये भी चीज तो नहीं होना चाहिए, तो इसको भी क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है धारा नंबर 185 के तहत, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है और लास्ट में एक और सेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ, धारा नंबर 194B, जिसमें बेसिकली बताया गया है कि भैया अगर आप बाइक चला रहे हो तो बाइक चलाते हैं तो आपको तो पता ही है क्या जरूरी है, हेलमेट जरूरी है। तो कौन से धारा के अंतर्गत बाइक चलाते हुए हेलमेट की अनिवार्यता के बारे में बताया गया है, तो धारा नंबर 194 और उसमें भी क्लॉज बी, ठीक। तो ये जब जुर्माना अपराध की बात करें तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, 181 बिना लाइसेंस के ड्राइविंग नहीं करना है, 183 स्पीड लिमिट कंट्रोल में, 184 मतलब खतरनाक ड्राइविंग नहीं करना है, 185 शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना और 194 194B जिसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया गया कि भैया हेलमेट जरूरी है। आजकल तो आपको पता है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है पेट्रोल पंप पे, है ना, ताकि जो जागरूकता है वो फैलाई जा सके कि भैया हेलमेट पहनो यार, है ना। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको ध्यान में रखने हैं जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की। ये जो एक्ट है जिसके तहत इतनी प्रमुख जो धाराएं हैं ये सब जो है वो लागू कब से हुआ, 1 जुलाई 1989 से लागू हुआ ये। और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि समय समय पर अलग अलग संशोधन किए गए, तो एक जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो किया गया इसमें 2019 में। 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया मोटर व्हीकल एक्ट में, उसके तहत बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो 2019 में 23 जुलाई को ये लोकसभा से पास हुआ था, है ना। ये जो एक्ट है स्पेशली ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 23 जुलाई को ये लोकसभा से पास हुआ, है ना। और इसके बाद हम बात करते हैं 31 जुलाई, कब की बात करें, 2019, ये पास हुआ कहां से, राज्यसभा से। तो 31 जुलाई को राज्यसभा से पास हुआ, पहले लोकसभा में पेश हुआ, 23 जुलाई को वहां से पास हो गया, 31 जुलाई को राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने अपना साइन कर दिया और फाइनली 1 सितंबर 2019 से ये जो कानून है वो क्या हुआ, लागू हुआ, ठीक है। 1 सितंबर 2019 से ये कानून जो है वो लागू हुआ, ठीक। अब इस कानून के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख चीजें हैं जो संशोधित की गई, उसको हम लोग एक बार ब्रीफ में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अधिनियम के जो प्रमुख बिंदु है उनको एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जहां से आपको जो चीजें हैं वो एग्जाम में अगर पूछी जाती है तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक। तो सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने के बारे में, जो कंपनसेशन के बारे में बात की गई है इसमें, जिसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। क्या संशोधन किया गया है, केंद्र सरकार ने कहा है भैया गोल्डन आवर के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का कैशलेस उपचार करने की एक योजना विकसित करेगी। अधिनियम के अनुसार गोल्डन आवर की अगर हम लोग बात करें, घातक चोट के बाद की 1 घंटे की समयावधि होती है। अगर दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना होने के बाद का जो 1 घंटा है उसी को कहते हैं गोल्डन आवर। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं ना कि गोल्डन आवर किस समयावधि को कहते हैं। दुर्घटना होने के बाद 1 घंटा, दुर्घटना होने के बाद 2 घंटा, दुर्घटना होने के बाद 24 घंटा, कुछ भी दे सकते हो ऑप्शन। आपको ध्यान में रखना अगर दुर्घटना हुई तो उसके दुर्घटना होने के जस्ट 1 घंटे बाद तक की जो अवधि है उसे कहते हैं गोल्डन आवर। इसमें सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के
गोल्डन आवर के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार जो लोग हैं उनका कैशलेस उपचार किया जाएगा। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वेट करना पड़ता है, भैया फॉर्म भरो, ये भरो, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, भैया कैशलेस उपचार करना है, पैसा नहीं है तो भैया उपचार करो आप, पहले उसकी जीवन जो उसकी जिंदगी जरूरी है, आपको उसको बचाना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक संशोधन किया गया है यहाँ पर, जिससे बेसिकली हम लोग देख रहे हैं तत्काल मेडिकल जो देखभाल से जो मृत्यु से बचाव की जो संभावना है ना, वो सबसे अधिक होती है। अगर 1 घंटा के पहले अगर आप ले गए, दुर्घटना हुई है, तो सबसे ज़्यादा चांस है कि उस व्यक्ति का जो जीवन है वो बच जाए। इसलिए केंद्र सरकार ये कैशलेस उपचार करने वाला जो प्रावधान है इसको इन्होंने क्या किया है, शामिल किया है। ठीक है, केंद्र सरकार क्या बोल रही है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत मुआवजे का दावा करने वालों को अंतरिम राहत देने के लिए योजना भी बना सकती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको पता है, आपका एक्सीडेंट दूसरे के साथ हुआ है तो जो अगला जो व्यक्ति है उसको जो बेसिकली कंपनसेशन जो दिया जाएगा वो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत। तो बीमा कंपनी उसको बेसिकली क्या करेगी, उसका जो नुकसान हो उसकी भरपाई करेगी। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है कि केंद्र सरकार जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत जो मुआवजे का दावा कर रहे हैं उनको अंतरिम राहत देने के लिए योजना जो है वो बना सकती है। ठीक है, अब अधिनियम में हिट एंड रन के मामलों में न्यूनतम मुआवजे को बढ़ा दिया गया है। पहले क्या था, मृत्यु के स्थिति में 25,000 रुपए जो मुआवजा दिया जाता था, जैसे कोई किसी को हिट किया और उसके बाद मार के चले गया, भाग गया, तो ऐसे में जो व्यक्ति जो मृत है उसके परिवार को 25,000 रुपए का जुर्माना बोल रहा हूँ यार, सॉरी मुआवजा जो है वो दिया जाता था। ठीक है, कंपनसेशन जो है दिया जाता था। अब इसको 2019 के एक्ट में बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 2 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो 2 लाख किया गया है। अगर मृत्यु नहीं हुई है, गंभीर चोट लगा है, ये तो मृत्यु की स्थिति में बात कर रहे हैं, मुआवजा 25,000 था, 2 लाख किया गया। एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है मेरे भाई, तो याद रखना इसको। अभी मुआवजा कितना दिया जाता है, तो 2 लाख दिया जाता है। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसके परिवार को केंद्र सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाता है 2 लाख। पहले कितना था, 25,000। इसके अलावा अगर गंभीर चोट लगी है, मृत्यु नहीं हुई है, गंभीर चोट लगी है, तो 25 का आधा कितना था, पहले दिया जाता था 12,500। अब बढ़ाकर 25 को जब 2 लाख कर दिए तो 2 लाख में आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर जो अब 12,500 था इसको बढ़ा करके 50,000 किया गया है। करना चाहिए था कम से कम 1 लाख तो करते, जब यहाँ पर 2 लाख है तो 1 लाख कर देना चाहिए गंभीर चोट के मामले में। बट केंद्र सरकार यहाँ पर अपना पैसा बचा रही है ना, क्या करेंगे। पहले मिलता था गंभीर चोट में 12,500, अब कितना मिलता है, 50,000। मृत्यु में पहले कितना मिलता था, 25,000, अब कितना मिलता है, 2 लाख। ठीक है, क्लियर। तो ये बढ़ाया गया है मुआवजे को हिट एंड रन के मामलों में। बीमा की अनिवार्यता के बारे में क्या बोलता है, अधिनियम में केंद्र सरकार से मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाने की अपेक्षा की गई है। तो केंद्र सरकार से अपेक्षा की गई है कि आप बनाओ भैया मोटर वाहन दुर्घटना कोष, आप एक अलग से फंड बना दो जिसमें से आप पैसा निकाल करके दोगे कंपनसेशन के रूप में जो दुर्घटना से पीड़ित है उनको। जैसे कि एक तो हमने देखा मृत्यु हो गई तो अब देंगे कितना, 2 लाख। गंभीर चोट अगर लगी है तो 50,000। और आपको पता है भारत में सड़क दुर्घटनाएं कितनी ज़्यादा होती है, तो सड़क दुर्घटनाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो क्यों ना आप एक अलग से फंड ही बना दो। उस फंड से ही जो पैसे हैं वो किसी की मृत्यु हो गई है या किसी दुर्घटना में कोई गंभीर रूप से बेसिकली क्षतिग्रस्त हो गया है तो उनको मुआवजे के रूप में दिया जा सके। तो एक अलग से ही फंड बना दो, उसी से पैसा निकाल कर देते रहना भाई। ठीक है, तो ये बेसिकली कहा गया है इस अधिनियम में। किसको कहा गया है, केंद्र सरकार को बनाना है मोटर वाहन दुर्घटना कोष। यह कोष क्या करेगा, भारत में सड़क का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा, पहली बात। ठीक है, जिसके तहत मुआवजे जो है सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और इसे निम्नलिखित स्थितियों के लिए उपयोग किया जाएगा, जैसे कि गोल्डन आवर यानी कि दुर्घटना हुई और दुर्घटना के जस्ट 1 घंटे बाद तक का समय, तो गोल्डन आवर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का क्या करेगा, उपचार करेगा। ये जो बेसिकली जो कोष जो बनाया जाएगा सरकार के द्वारा, मोटर वाहन दुर्घटना कोष। ठीक है, इसके तहत हिट एंड रन मामलों के बारे में अगर बात करें, जो मौत का शिकार हो गए हैं या बेसिकली है ना, जो हिट एंड रन मामलों में गंभीर रूप से घायल जो व्यक्ति है उनको जो मुआवजा देने की जो बात की जा रही है वो इसी कोष से दी जाएगी, मोटर वाहन दुर्घटना कोष। अभी हमने डिस्कस ही किया था। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत ये सारी चीजें होगी। केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए व्यक्तियों को मुआवजा देना, अगर केंद्र सरकार किसी अन्य व्यक्तियों को भी विनिर्दिष्ट करता है तो उनको भी मुआवजा दिया जा सकता है। आई बात समझ में। इस कोष में निम्नलिखित के माध्यम से धन जमा कराया जाएगा। पैसा खर्च कहां पर किया जाएगा ये तो हम लोग देख रहे हैं कि भैया हिट एंड रन मामले में किसी की मृत्यु हो गई है तो उनको मुआवजा देंगे,
मोटर वाहन दुर्घटना कोष से। अगर बेसिकली कोई गंभीर रूप से घायल है तो उसको मुआवजा देंगे, है ना, जो 50,000 आज के टाइम पर दिया जाता है इसी मोटर वाहन दुर्घटना कोष से। इसके अलावा जो गोल्डन आवर के टाइम में, यानी कि दुर्घटना हुई उसके 1 घंटे बाद तक का समय, उसमें अस्पताल ले जाना है, उसका इलाज कराना है, यहाँ पर बेसिकली गंभीर रूप से घायल या मृत्यु इसकी बात नहीं की गई है। नॉर्मल भी अगर घायल है तो भैया उपचार तो कराना है, तो यहाँ पर भी तो पैसा जाएगा ना। तो ये सब कहाँ से जाएगा? मोटर वाहन दुर्घटना कोष से जाएगा। तो पैसा जाने के रास्ते बता दिया, पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा आएगा कहाँ से ये भी बताया जा रहा है। तो इस कोष में निम्नलिखित के माध्यम से धन जमा कराया जाएगा। धन जमा कहाँ से कराया जाएगा? उस प्रकृति का भुगतान जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। यहाँ पे ध्यान में रखना, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान या ऋण। तो मोटर वाहन दुर्घटना कोष एक बेसिकली खजाना है जहां पर पैसा आएगा कैसे, जाएगा ये तो पता चल गया है ना, कहां कहां पर जाएगा, आएगा कैसे? अनुदान यानी कि ग्रांट। ग्रांट वो पैसा है जो कि कोई देता है तो उसे वापस नहीं लेता, और ऋण, ऋण कोई देगा तो वापस लेगा भी उसे, ठीक है, उसको कहते हैं ऋण। तो अनुदान के माध्यम से यानी कि केंद्र सरकार उसे पैसा डालेगी, या तो ग्रांट के फॉर्म में डालेगी या तो ऋण के फॉर्म में। क्षतिपूर्ति कोष में शेष राशि हिट एंड रन में मुआवजा देने के लिए एक्ट के अंतर्गत गठित मौजूदा कोष, और अगर बात करें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य स्रोत, तो ये सारे कौन कौन से स्रोत है, ये सबका निर्धारण किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि हम देख रहे हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा इसे पैसे डाले जाएंगे, चाहे वो अनुदान के रूप में हो, चाहे ग्रांट के रूप में, चाहे ऋण के रूप में हो, है ना, या केंद्र सरकार कोई अन्य स्रोत निर्धारित कर दे जहां से पैसे उसमें जाने हैं। सीधी सी बात है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। गुड समैरिटन, इसका क्या मतलब है? इस अधिनियम में बताया गया है कि गुड समैरिटन जो है वो वह व्यक्ति है जो दुर्घटना के समय जो पीड़ित है ना, उसको क्या करता है? आपातकालीन मेडिकल या नॉन मेडिकल मदद देता है। ठीक है, तो आपातकालीन जो यानी कि इमरजेंसी टाइम पर जो मेडिकल मदद या नॉन मेडिकल जो हेल्प जो व्यक्ति प्रदान कर रहा है उसको कहा गया है गुड समैरिटन्स, है ना। और ये जो मदद है वो सद्भावना पूर्वक, स्वैच्छिक और किसी पुरस्कार की अपेक्षा के बिना होनी चाहिए, उसे गुड समैरिटन कहा गया है। जैसे कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत गुड समैरिटन कौन होता है? ठीक है, तो ऑप्शन में दे सकते हैं कि वह डॉक्टर जो घायल का इलाज करे, वह व्यक्ति जो बिना किसी अपेक्षा के दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की क्या करे? मदद करे। ठीक है, वह व्यक्ति जिसने एक्सीडेंट किया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको दे सकता है। तो गुड समैरिटन कौन है? वो व्यक्ति जो दुर्घटना जब हो जाती है तो होता है ना, बहुत सारे लोग भीड़ भाड़ एकत्रित हो जाते हैं, बहुत सारे लोग तो बस देखते रहते हैं, देखने वालों में से कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो एक्चुअल में हेल्प करते हैं, है ना। एम्बुलेंस बुलाएंगे, प्रॉपर उनको हॉस्पिटल तक छोड़ेंगे, अगर ब्लड ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो उनसे बन पाए, तो उन्हें कहा जाता है गुड समैरिटन्स इस एक्ट के तहत। ठीक है, आसान है, सिंपल है, ये ध्यान में रखना है। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर सहायता प्रदान करने में लापरवाही के कारण दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो गुड समैरिटन किसी दीवानी या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, गुड समैरिटन भैया उसकी इच्छा क्या थी? यहाँ पर कहाँ भैया गुड समैरिटन कहाँ गया हमारा? यहाँ पर गुड समैरिटन क्या कर रहा है? वो बिना किसी अपेक्षा के, वो तो बस ये चाह रहा है कि भैया जो व्यक्ति है जो दुर्घटना से पीड़ित है वो उसकी जान बच जाए किसी तरीके से। लेकिन मान लो उससे कोई गलती हो गई, उसकी भावना तो ऐसी है नहीं कि उसको मारना है, कुछ करना है, वो तो उसकी हेल्प करना चाह रहा है। लेकिन अगर मान लो उसकी मृत्यु हो गई जिस व्यक्ति की वो हेल्प कर रहा है, तो यही बताया गया कि गुड समैरिटन के खिलाफ कोई भैया दीवानी या आपराधिक न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके खिलाफ कोई केस नहीं होगा। अदरवाइज ऐसे में तो इसको इसलिए इस प्रावधान को शामिल किया गया है, नहीं तो ऐसा अगर होने लग गया ना तो फिर कोई किसी की हेल्प ही नहीं करेगा। तो गुड समैरिटन जो होते हैं उनको सरकार जो है वो समय समय पर पुरस्कृत भी करती है, और अगर इनकी लापरवाही के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए या गंभीर रूप से घायल और घायल हो जाए तो और इन पर अगर कार्रवाई करने लग जाए, सरकार के द्वारा कार्रवाई किया जाए, दंडित किया जाए, चाहे दीवानी आपराधिक मामलों में, तो ऐसे में तो कोई किसी की हेल्प करेगा नहीं। कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, छोड़ भैया अपने को नहीं जाना है ना, नहीं तो अपने को बचाने के चक्कर में खुद ही अंदर, ऐसा हो सकता है ना। तो इसलिए इस का प्रावधान को रखा गया है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो, है ना।
ये मत सोचो कि कुछ गलत हो जाएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। वाहनों को रिकॉल करने, इसमें क्या बताया गया, अधिनियम जो है केंद्र सरकार को ऐसे मोटर वाहनों को रिकॉल करने यानी कि वापस लाने के लिए आदेश दे सकता है जिसमें कोई ऐसी खराबी हो कि पर्यावरण या ड्राइवर या सड़क का प्रयोग करने वाले लोगों को क्या हो, नुकसान हो। जैसे कि दिल्ली में आप देखेंगे 15 साल या आई थिंक दिल्ली में 7 साल है शायद तक, है ना, जो कि 7 साल हो जाते हैं किसी व्हीकल को तो उसको रिकॉल कर लिया जाता है। आई थिंक 7 है कि 15, एक बार चेक करना पड़ेगा। वहां पर रिकॉल कर लिया जाता है यानी कि वापस बुला लिया जाता है, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो व्हीकल का जो एज है जैसे जैसे बढ़ता है वो पॉल्यूशन उतना ज़्यादा फैलाने लग जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर इस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो बेसिकली केंद्र सरकार को ये शक्ति दी गई है कि भैया आप ऐसे वाहनों को वापस बुला सकते हैं, यानी कि उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, वो अब चलाएंगे नहीं, अब चलाएंगे तो दंडनीय अपराध हो जाएगा, ठीक है, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं या जो ड्राइविंग जो कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं सड़क पर, या सड़क का प्रयोग करने वाले जितने भी लोग हैं उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे वाहनों को रिकॉल किया जा सकता है। ये शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। और ऐसी स्थिति में मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ेगा, खरीदार को वाहन की पूरी कीमत लौटानी होगी, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर है जिसने वाहन को क्या किया है, मैन्युफैक्चर किया है, उसको खरीदार जिसने उस वाहन को परचेस किया है उसको वाहन की पूरी कीमत लौटानी होगी। खराब वाहन को दूसरे वाहन जो कि समान या बेहतर विशेषता वाला हो उससे बदलना होगा। जैसे आपने होंडा या मारुति कंपनी का कोई कार लिया, अब उस कार को सरकार के द्वारा रिकॉल किया जा रहा है क्योंकि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, या तो ड्राइवर को नुकसान पहुंचा रहा है जो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, या सड़क का जो प्रयोग करने वाले हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस वाहन को केंद्र सरकार के द्वारा रिकॉल किया जाएगा, वापस बुला लिया जाएगा, भैया आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो कंटिन्यू नहीं कर सकते तो भैया मैंने तो लिया था कार, मेरे को तो नुकसान हो गया ना, अब मेरा व्हीकल मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ बोल रहे हैं सरकार। तो सरकार यहाँ पे बोल रही है कि जिस मैन्युफैक्चरर से हमने गाड़ी खरीदी है, यानी कि मैं चला रहा हूँ कार अगर मारुति का, तो मारुति कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो वाहन की या तो मुझे पूरी की पूरी कीमत लौटाए। अगर मैंने 10 लाख में कार खरीदी है मारुति की, उस गाड़ी को अगर रिकॉल कर लिया गया, सरकार के द्वारा वापस कर दिया गया, तो मारुति कंपनी की जवाबदारी बनती कि पूरा का पूरा 10 लाख रुपया मुझे लौटाए, या फिर जो मेरा जो व्हीकल है, जो मैंने व्हीकल खरीदा था, उस व्हीकल जो कोई खराब वाहन था, इस कारण तो सरकार ने रिकॉल किया है, तो खराब वाहन को दूसरे वाहन जो कि समान या बेहतर विशेषता वाला हो उसी से बदलना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने 10 लाख में फॉर एग्जांपल लिया मारुति सुजुकी डिजायर और उसको बदल दिया गया ऑल्टो से, तो भाई वो बेहतर वाला थोड़ी ना है, वो तो आपने डिग्रेड कर दिया वैल्यू को, तो उससे नहीं बदलेंगे आप अगर बदल रहे हैं तो। या तो मुझे डिजायर ही दे दो वापस से, या तो उससे अपर वेरिएंट दे दो, ठीक है, तब चल जाएगा, लेकिन लोअर वेरिएंट नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय परिवहन नीति, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सलाह से राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाएगा, ठीक है। और इस नीति में सड़क परिवहन के लिए एक योजनागत संरचना बनाई जाएगी, परमिट देने के लिए फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा, जो हमने परमिट वाला देखा था, बस, टैक्सी, ऑटो, ये सब के लिए परिवहन प्रणाली की प्राथमिकताएं जो है वो निर्धारित की जाएंगी, ठीक है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। सड़क सुरक्षा बोर्ड, ये क्या बता रहा है, अधिनियम में एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिए बनाया जाएगा। और ये बोर्ड क्या करेगा, सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देगा। तो सड़क सुरक्षा बोर्ड नाम से हमको समझ में क्या आ रहा है, भाई सड़क पर चलने वाले जो लोग हैं उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सके, इसी के लिए एक सड़क सुरक्षा बोर्ड जो है जिसका गठन जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इसमें निम्नलिखित से संबंधित सलाह शामिल है, जैसे कि मोटर वाहनों का स्टैंडर्ड, वाहनों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग, सड़क सुरक्षा के मानदंड और नए वाहनों की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। सब कार्य जो है वो किसका है, सड़क सुरक्षा बोर्ड का, ठीक है। इस बोर्ड में कुछ मेंबर होंगे, एक अध्यक्ष होगा, और इनका कार्य है कि वो इन सब पर क्या करे, अपने विचार दे, अपने बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग नियम कानून बनाए। अपराध और दंड के बारे में देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है।
तो अपराध और दंड की जब बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिए दंड को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। संशोधन इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि कुछ नई चीजें डालें और दंड के प्रावधान को कड़ा करें। तो उदाहरण के लिए बता देते हैं, शराब या ड्रग्स के नशे में वाहन चलाने पर जो अधिकतम दंड जो पहले था वो कितना था, 2000 रुपए, ये पहले था। अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है भैया, 10,000 रुपए। तो 2000 रुपए से 10,000 रुपए, 5 गुना जो है दंड को बढ़ा दिया गया है। जब बात करते हैं अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, ड्रग्स के सेवन में गाड़ी चला रहा है, तो अगर मोटर वाहन मैन्युफैक्चरर मोटर वाहन के निर्माण या रख रखाव के मानदंडों का अनुपालन करने में असफल होता है, ये मैन्युफैक्चरर के लिए बात की जा रही है, यानी कि मारुति, होंडा, हुंडई, किया, ये सब जैसे कंपनीज के लिए। या बाइक में अगर बात करें तो टीवीएस है ना, या बजाज की बात करें, ये सब जो बाइक है, तो जो मैन्युफैक्चरर है, मोटर वाहन जो मैन्युफैक्चरर है, उनके बारे में बात की गई है कि आपको जो बाइक है, कार है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इसका आपको निर्माण करना है, तो एक नियम कानून है उसका, उसके अंतर्गत आपको चीज़ें जो है बनानी है। अगर आप उसमें असफल रहते हो तो अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक का दंड या 1 वर्ष तक का कारावास या दोनों दिए जा सकते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं भैया, आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा है, टेंशन मत लो, ये वाहन मैन्युफैक्चरर के लिए है, ठीक है। जैसे कि अभी सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया कि E20 पेट्रोल चलेगा, यानी कि पेट्रोल में 20% जो है वो मिथेनॉल मिलाया जाता है, ठीक है। तो इथेनॉल जो है, इथेनॉल की बात कर रहे हैं, इथेनॉल जो है वो 20% मिलाया जाता है किसमें, पेट्रोल में। तो इसीलिए इसको कहते हैं E20, ठीक है। तो अब जितने भी नए इंजन जो बनाए जा रहे हैं वो E20 बेसिकली जो पेट्रोल है उसको सपोर्ट करने वाले इंजन होने चाहिए। अब अगर कोई बेसिकली अगर मोटर वाहन जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है इस प्रकार के इंजन नहीं बनाती, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी है इसके बावजूद, तो वहां पर उनको दंडित किया जा सकता है। तो उसी बारे में बताया गया है कि अधिकतम दंड 100 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, या 1 साल का कारावास हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, यानी कि इसका साल भर जेल में भी रहो और 100 करोड़ का दंड भी दो। ये दंड जो है वो अधिकतम 100 करोड़ है ना, तो यहाँ पर ध्यान में रखना। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर कॉन्ट्रैक्टर सड़क के डिजाइन के मानदंडों का अनुपालन नहीं करता है, आपको पता है ना जो सड़क बनाने के लिए जो ठेका लेते हैं बेसिकली प्राइवेट जो कंपनीज है, अगर वो सड़क बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ले करके और जो मानदंड जो तैयार किए गए हैं उनका वो अनुपालन नहीं कर रहे, तो उसे क्या दंड होगा, उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। केंद्र सरकार अधिनियम में उल्लिखित जुर्माने को हर साल 10% तक बढ़ा सकती है। तो अभी 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है अगले साल सरकार इसको 10% बढ़ा दे, तो अब ये हो जाएगा 1,10,000 रुपए। फिर अगले साल हो जाएगा 1,10,000 का 1,21,000 हो जाएगा, अगर उस प्रकार से 10% बढ़ाते जाएंगे। तो 1,10,000 का अगर 10% बढ़ाएंगे, उस केस से बोल रहा हूँ 1,21 तक चले जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार क्या कर सकती है, हर साल 10% बढ़ा सकती है। टैक्सी एग्रीगेटर के लिए क्या है, अधिनियम को डिजिटल इंटरमीडियरी या मार्केट प्लेस के रूप में परिभाषित करता है, जिसे परिवहन के उद्देश्य से टैक्सी सेवाओं के लिए ड्राइवर से कनेक्ट होने तक के लिए यात्री इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य सरकारों द्वारा इन एग्रीगेटरों को लाइसेंस जो है वो जारी किए जाएंगे, है ना। और मोटर वाहन जो समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक, समवर्ती सूची के बारे में आपको आइडिया है, इसमें शामिल है एवं अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों पर इसे लागू करने का कोई दबाव नहीं है, किंतु अगर वे इसे लागू करते हैं तो केंद्र सरकार सहयोग करेगी। कहने का क्या मतलब है भाई, 3 सूची आपको पता है 7वें अनुसूची के अंतर्गत, एक है केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर जो विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसका है, केंद्र की विधायिका यानी कि संसद का। राज्य सूची पर जो विषय आते हैं वहां पर कानून बनाती है राज्य की विधानमंडल, और समवर्ती सूची पर जो सब्जेक्ट आते हैं वहां पर चाहे तो केंद्र सरकार के विधायिका यानी कि संसद भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार की विधायिका यानी कि विधानमंडल भी कानून बना सकती है, मतलब दोनों ही कानून बना सकते हैं जो समवर्ती सूची में आते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोटर वाहन अधिनियम की, तो मोटर वाहन जो टॉपिक है वो समवर्ती में आता है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये जो कानून हम देख रहे हैं ये बनाया किसने, केंद्र ने बनाया है। राज्य पर कोई दबाव नहीं है कि आप इसका पालन करो, क्योंकि समवर्ती सूची का है, तो चाहे तो आप भी कानून बना लो, चाहे तो छत्तीसगढ़ सरकार भी कानून बना सकती है मोटर वाहन पर, और छत्तीसगढ़ सरकार कानून बनाएगी तो उसका लागू करा सकती है, भाई अपने राज्य में तो हम यही चलाएंगे, ठीक है। लेकिन
केंद्र ने कानून बना दिया है, राज्य अगर इसका अनुपालन करती है तो केंद्र सरकार राज्य की क्या करेगी, सहयोग करेगी, सीधी सी बात है। अब केंद्र ने ऑलरेडी कानून बनाया हुआ है तो राज्य और टाइम पास क्यों करे, मानो भाई इस कानून को अगर कोई प्रॉब्लम है नहीं तो, ठीक। तो ये वो चीजें हैं प्रमुख तौर पर, ठीक है। तो ये है मोटर वाहन जो एक्ट है 1988 का, इसमें जो प्रमुख संशोधन किए गए उसके बारे में बेसिकली इस सेशन में हमने कवर किया। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस क्लास में बताने की कोशिश करता हूँ। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जो लगने वाले जो जुर्माने हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम चाहे दे रहे हैं या ना भी दें। तो उल्लंघन आप किस दंड का कर रहे हैं, 1 सितंबर 2019 से लागू जो नया जुर्माना और पुराना जुर्माना, इन सबको हम लोग देखते हुए चलते हैं, ठीक। सबसे पहले देख रहे हैं कोई भी सामान्य अपराध जैसे अवैध पार्किंग या अनुचित नंबर प्लेट में कुछ भी फॉन्ट वॉन्ट है नंबर का वो अलग ही रहता है, या पार्किंग आप कहीं भी अवैध कर रहे हैं तो ये भी क्या है, अपराध है ना। और इसके लिए बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो नया जुर्माना है ना, वो क्या है, 1 सितंबर 2019 से जो लागू हुआ कानून मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम, उसके तहत जो जुर्माना है वो कितना है, 500 रुपये है। और अगर आप डबल कर रहे हैं, मतलब आपने नंबर प्लेट गलत तरीके से लगाया हुआ, आजकल तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चाहिए, अगर आपने वो नहीं लगाया, कुछ अलग ही तरीके से नंबर प्लेट है, तो पुलिस पहले एक बार अगर आपको पकड़ेगी तो 500 रुपये का जुर्माना, अगर आप दूसरी बार पकड़े गए तो ये जुर्माना बढ़ करके हो जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। जबकि पहले जो है जुर्माना कितना था, 100 रुपये था, दोबारा करने पर 300 रुपये था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 500 कर दिया गया है, दोबारा करोगे तो 1500 हो गया, ठीक है। बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करना, तो अब ये जो जुर्माना है वो 5000 रुपये या फिर जेल भी हो सकती है। अगर आप बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हो तो सुन लो मेरे भाई, 5000 रुपये जेब में रखना अगर लाइसेंस नहीं है तो, है ना, या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहना, ठीक। पहले ये कितना था, 1 जीरो हटा दो, 5000 में पहले ये था 500 रुपये, अब बढ़ा करके 5000 कर दिया गया है। किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में आकर के गाड़ी चलाना, ठीक है, यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाना, ड्रग्स का सेवन करके गाड़ी चलाना, तो यहाँ पर जो जुर्माना है वो कितना हो गया है, 10,000। इसको तो अभी देखे ही थे थोड़ी देर पहले कितना था, 2000 था, अब बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। या फिर आप 6 महीने तक के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार रहें। बार बार अगर आप उल्लंघन करते हैं तो 10,000 के बजाय आपको 15,000 जुर्माना देना पड़ेगा और 2 साल के लिए आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो 5,000 रुपये जेब में रख के गाड़ी चलाना, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर आप नशे में गाड़ी चला रहे हो तो फिर भैया 5,000 से काम नहीं चलेगा, फिर 10,000 रुपये जेब में रख के गाड़ी चलाना, ठीक है, क्योंकि 10,000 रुपये क्या है, जुर्माना है। और अगर नहीं है पैसा, 5,000 नहीं है या 10,000 नहीं है, तो जेल जाने के लिए तैयार रहना मेरे भाई, ठीक है। जब लाइसेंस नहीं है तब, और शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो तब, अगर आप अवैध पार्किंग कर लेते हो कहीं पर, अगर आप बेसिकली नंबर प्लेट आपका कुछ भी उटपुटांग टाइप का है, तब आप 500 रुपये जेब में रखे रहना कम से कम, देने के लिए, दान करने के लिए, ठीक। ओवर स्पीड अगर आप करते हो और आप चला रहे हो लाइट मोटर व्हीकल यानी कि कार वगैरह कुछ चला रहे हो, तो 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो हो सकता है। हैवी मोटर व्हीकल अगर आप चला रहे हो यानी कि बस या ट्रक चला करके ओवर स्पीड कर रहे हो, तब जो जुर्माना है वो 2000 से 4000 रुपये तक का हो सकता है, और साथ में लाइसेंस भी आपका जब्त हो सकता है। समझ आ रही है बात, एक एक करके समझना है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, 5000 रुपये जेब में रखना है, ठीक। शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो, 10,000 रुपये जेब में रखना है, ठीक है। अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हो, कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, ओवर स्पीड कर रहे हो, तो 1000 से 2000 रुपये तक का हो सकता है। अगर हैवी मोटर व्हीकल चला रहे हो, बस ट्रक इस प्रकार के, तो 2000 से 4000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, स्पीड लिमिट क्रॉस करोगे तो। और साथ में लाइसेंस भी जब्त होने का खतरा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। बिना सीट बेल्ट लगाए अगर आप ड्राइव करते हो तब की केस में 1000 रुपये या जेल। तो कार चला रहे हो और सीट बेल्ट नहीं लगाया तो 1000 रुपये जुर्माना है, ठीक है। ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। आप सभी बेसिकली सड़क से यातायात करते हो तो इतना तो पता होना चाहिए सबको। एग्ज़ाम तो एक अलग पर्सपेक्टिव है, ठीक है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, बट नहीं भी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं वो जानकारी में होनी चाहिए, है ना। तो बेसिकली इसके बारे में ध्यान में रखना है। जब बिना सीट बेल्ट वाले लोग 1000 रुपये भैया देने के लिए तैयार रहिए। और बिना इंश्योरेंस के अगर आप ड्राइव करते हो, ठीक है, तो 2000 रुपये
या फिर 3 महीने की जो जेल है वो आपको हो सकती है। और अगर आप दोबारा अपराध कर रहे हो फिर से, यानी कि बिना इंश्योरेंस के दोबारा गाड़ी चला रहे हो, तो 4,000 रुपए तक का बेसिकली आपको जुर्माना जो है वो देना पड़ सकता है। इसलिए इंश्योरेंस जो है ना वो अनिवार्य है, आपको ध्यान में रखना है। किसी सड़क नियम को आप तोड़ते हो, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल है, आप रूल ब्रेक कर रहे हो, तो 500 से लेकर के 1,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ये पुराना क्या था, ये पुराने को याद मत रखो, क्योंकि अब नया लागू है, तो नए को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। खतरनाक ड्राइविंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, रेड सिग्नल तोड़ते हैं, तो 1,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है, और लाइसेंस भी जब्त होने का खतरा है, क्योंकि आप ड्राइविंग कर रहे हो ऐसा खतरनाक टाइप से। मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चला रहे हो, बहुत ज़्यादा आप सज्जन व्यक्ति हो जिनको मोबाइल छोड़ना नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में 5,000 रुपये भी आप जेब में रखना, क्योंकि अगर ट्रैफिक पुलिस वाले आपको पकड़ लिए तो भैया 5,000 रुपये आपको खाली करना पड़ सकता है। रेसिंग कर रहे हो, अगर आप तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे हो, तो आपको देना कितना पड़ेगा, 5,000 रुपये या फिर 3 महीने की जेल, ठीक है। बाद में फिर से अगर आप नियम तोड़ते हैं तो भैया 10,000 रुपये और 1 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर हम और क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। एम्बुलेंस, फायर इंजन जैसे आपातकालीन वाहनों को जगह न देना। आप गाड़ी चला रहे हो और पीछे एम्बुलेंस आ रहा है, सायरन दे रहा है, आप जगह नहीं दे रहे हो, साइड नहीं दे रहे हो, तो ऐसे केस में 10,000 रुपये या जेल हो सकती है। पहले 500 रुपये था, 500 बढ़ा के से 10,000 कर दिए, क्योंकि भैया एम्बुलेंस, फायर इंजन ये सब ऐसे आपातकालीन वाहन है जो किसी की जान बचाने के लिए जा रहे हैं, और आप उन्हीं को साइड नहीं दे रहे हो, तो ऐसे में 10,000 रुपये या आपको जेल हो सकता है भैया, ध्यान में रखना। बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाओगे तो 1,000 रुपये, बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हो तो भी 1,000 रुपये जुर्माना, ठीक है। तो बाइक चलाते हैं तो हेलमेट जरूरी, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूरी। अगर नहीं चला रहे हो बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के चला रहे हो तो ऐसे केस में 1,000 रुपये जुर्माना है। 2 व्हीलर पर ओवरलोडिंग करना, ओवरलोडिंग कर रहे हो आप, वो भी किस पे, 2 व्हीलर पर, तो 2,000 रुपये और लाइसेंस रद्द होने का खतरा रहेगा, ठीक। अयोग्य ठहराए जाने के बावजूद अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो 10,000 रुपये या फिर जेल हो सकती है, ठीक है। अगला जो देख लेते हैं, नाबालिग अपराध, 25,000 रुपये का जुर्माना, 3 साल की सजा, रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए रद्द हो जाएगा। नाबालिग 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं ले सकता, 18 साल से कम आयु का है। पुणे में एक केस आया था, पोर्शे कार से एक बेसिकली उद्योगपति के बेटे ने हिट एंड रन वाला जो मामला था, अपनी कार से किसी को ठोक दिया भैया, दुर्घटना के दौरान जो व्यक्ति पीड़ित था उसकी मौत हो गई। वो व्यक्ति, बच्चा जो था ना वो नाबालिग था, ठीक है। तो जो नाबालिग जो लोग हैं, अगर वो किसी दुर्घटना में क्या होते हैं, शामिल होते हैं, तो वो अपराध जो कर रहे हैं उसमें शामिल है जो, तो 25,000 रुपये का उनको जुर्माना होगा, पहली बात तो। और या फिर या नहीं है यहाँ पर, और है, तो 25,000 के जुर्माने के साथ 3 साल की सजा भी होगी। जो रजिस्ट्रेशन है, जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, उसका रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए रद्द, मतलब वो गाड़ी 1 साल तक तो चलेगी नहीं, पहली बात। और जो बच्चा जिसने एक्सीडेंट किया वो 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं ले सकता। मतलब कोई 16 या 17 साल का है, उसने एक्सीडेंट किया, तो पहले तो उसको 3 साल जेल, 25,000 की सजा, जुर्माना, और 25 साल, 18 साल में लाइसेंस बन जाता, आपको पता है, लेकिन अब उसका लाइसेंस 25 साल तक नहीं बनेगा, ठीक है। ये बताया गया है नाबालिग अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो। क्षमता से ज़्यादा सवारी बैठाना, वो ऑटो वगैरह, कैब वगैरह में बैठाते हैं ना क्षमता से ज़्यादा, तो हर अतिरिक्त सवारी के लिए 200 रुपये या फिर जेल, ठीक, सीधी सी बात। आवश्यक टिकट के बिना ड्राइविंग या राइडिंग करना, तो इसके लिए 500 रुपये का जुर्माना है। अधिकारियों द्वारा किया गया अपराध जैसे रिश्वत देना, तो दोगुनी पेनल्टी, यानी कि तोड़े गए ट्रैफिक नियम के हिसाब से अलग अलग पेनल्टी, ठीक। तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो आपको रखनी है ध्यान में, है ना। और कौन कौन से दंड हमारे पास बचे हुए हैं। लाइसेंस के बिना वाहन का अधिकृत इस्तेमाल, तो 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है ना। अधिकारियों के आदेश की अवहेलना अगर आप करते हैं, अगर आप अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करते, तो 2,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। बिना परमिट का वाहन, जैसा कि पता है कि बस चलाना है, टैक्सी चलाना है, ऑटो चलाना है, तो क्या चाहिए, परमिट चाहिए। तो बिना परमिट के अगर आप चला रहे हैं तो 10,000 रुपये या फिर 6 महीने की जेल हो सकती है आपको। बड़े आकार के वाहन, तो कुछ ऐसे वाहन है जो अलग ही आकार के चल रहे हैं, तो 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का या फिर जुर्माना हो सकता है, तो जेल।
ओवरलोडिंग अगर आप कर रहे हैं तो 20,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये हर अतिरिक्त टन के लिए। तो ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो एक मुश्त पहले 20,000 दो, फिर हर अतिरिक्त टन के लिए 2,000 और से और दो, ये जुर्माना है। और लास्ट में इसके अंतर्गत जो पेनल्टीज बच गई उसके बारे में देख लेते हैं। बिना लाइसेंस के ड्राइविंग, राइडिंग या एम्प्लॉयज़ के लिए, ये एम्प्लॉयज़ के लिए है 25,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप बिना लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहे हो तो 25,000 से 1,00,000 तक जुर्माना हो सकता है। बिना पंजीकरण की गाड़ी चलाना तो 5,000 रुपये है ना, बाद में फिर से ऐसा अपराध करते हो तो 10,000 रुपये। साइलेंट जोन में हॉर्न अगर आप बजाते हो तो 2,000 रुपये, ठीक है, और 4,000 रुपये बाद के अपराध के लिए। ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और लास्ट में आज के इस क्लास में जो अंतिम पड़ाव की ओर है उसमें हम लोग एक बार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से संबंधित जो सवाल है वो भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसको आपको समझते हुए चलना है ना। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हम लोग कहते हैं, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है हाई सिक्योरिटी, और आर से है रजिस्ट्रेशन, पी से है प्लेट, ठीक है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो कि आपके व्हीकल में होना चाहिए, चाहे आप कार चलाएं, चाहे आप बाइक चलाएं, चाहे आप कोई भी हैवी व्हीकल चलाएं। तो उच्च सुरक्षा वाले नंबर प्लेट एल्यूमिनियम से बने होते हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो ध्यान में रखना है, जो नंबर प्लेट है किससे बना होता है, एल्यूमिनियम से बना होता है नंबर प्लेट, है ना। और कम से कम 2 ऐसे स्नैप ऑन लॉक की मदद से फिक्स किया जाता है जिनका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये नंबर प्लेट एल्यूमिनियम से बने होते हैं, इसमें ऐसा एक स्पेशल टाइप का लॉक लगा रहता है जिससे इसका दोबारा इस्तेमाल पॉसिबल नहीं है। प्लेट के ऊपरी में जैसे हम लोग प्लेट को ही देख लेते हैं ना, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में प्लेट पर ही आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर ये जो है नंबर प्लेट है, ये बेसिकली क्या बता रहा है, यहाँ पर एक एक करके इसी को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो IND जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में डिनोट किसको कर रहा है, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड फॉर इंडिया। IND से हमको पता क्या चलता है, इंडिया के बारे में पता चलता है कि किस जो व्हीकल है वो किस कंट्री की व्हीकल है, तो इंडिया की व्हीकल है, ठीक है। यहाँ पर आप इस इमेज में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप नंबर प्लेट में देखेंगे तो आपको अशोक चक्र का सिंबल देखने को मिलेगा। और ये अशोक चक्र का जो सिंबल है वो क्रोमियम से बना हुआ होता है, हॉट स्टैम्प्ड क्रोमियम स्टैंप किया गया है। और वो स्टैंप जो है वो क्रोमियम का स्टैंप हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर, अशोक चक्र है, ठीक है। इस नंबर प्लेट के लेफ्ट साइड के टॉप में सबसे पहले हमको दिखेगा अशोक चक्र, उसके नीचे इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन कोड दिखेगा, और इसके भी नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो वो नंबर क्या होता है, यूनिक लेजर अटैच्ड सीरियल नंबर होते हैं, ठीक है। वो सीरियल नंबर है जो बेसिकली हाई सिक्योरिटी बेसिकली नंबर होते हैं, ठीक। यहाँ पर ये जो पूरा नंबर है तो CG जो बताता है, ये IND तो इंडिया के बारे में बता दिया, CG बता रहा है कि भैया जो व्हीकल है वो कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। तो राज्य के बारे में बताता है CG, ठीक है। ये जो उसके बाद का जो नंबर है 26 यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट के कोड के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट का वो व्हीकल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से रजिस्टर्ड है ना। और उसके बाद बेसिकली ये जो नंबर हम लोग देख रहे हैं DQ5551, ये क्या है, यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन कोड है, ठीक। तो ये तो अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन कोड हो गया, ये बता रहा है कि भैया जो व्हीकल है वो कौन से जिले से है, ये कोड बता रहा है कि कौन से राज्य में रजिस्टर्ड है, और ये IND से हमको पता चलता है कि भैया इंडिया का है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, अशोक चक्र जो है वो क्रोमियम बेस्ड हॉट स्टैम्प से यहाँ पर स्टैम्प किया गया है। इसके नीचे यहाँ पर सीरियल नंबर हम देखते हैं, बीच में IND यानी कि इंडिया का कोड है, ठीक है। तो इसके बारे में आप सभी जो है वो आई थिंक अवेयर हो गए। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 2019 के बाद बिकने वाले वाहनों में पहले से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है वो लगी होती है। अगर आपने वाहन 2019 या उसके बाद लिया है तो आपके वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहले से ही लगी होगी। इसलिए जिन लोगों ने 2019 से पहले नंबर प्लेट खरीदी है उन्हें इसे बदलने की क्या है, ज़रूरत है, ठीक है, क्लियर है। जिन लोगों ने 2019 से पहले जो व्हीकल लिया है तो 2019 में ही तो ये मोटर व्हीकल
अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये सारे जो प्रावधान है वो किए गए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। तो जिन्होंने 2019 से पहले खरीदा है उनके लिए जरूरी है, 2019 से उससे बाद जो खरीदे हैं उनके गाड़ी में तो ऑलरेडी है ना, ठीक है, तो उनको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फायदे क्या हैं। 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने की हम बात करें वो काफ़ी आसान थी, लेकिन अब इसे आसानी से हटाया और मतलब ये पुराने वाले की बात कर रहे हैं, छेड़छाड़ आसान था और आसानी से उसे हटाया भी जा सकता था, बदला भी जा सकता था। चोरी के मामलों में बढ़ोतरी भी हुई, चोरी करने के बाद लगाए गए रजिस्ट्रेशन नंबर को बदल देते थे, ठीक है। जो बेसिकली चोरी हो किसी व्हीकल की चोरी होती थी तो नंबर प्लेट तो ऑब्वियसली बदल के ही रखेंगे ना, उसी को थोड़ी ना रखेंगे। तो इससे अधिकारियों के लिए वाहन को ट्रैक करना लगभग क्या हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया था। अब HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन जो नंबर प्लेट है उसके साथ क्या हो रहा है, एक नॉन रिमूवेबल स्नैप ऑन लॉक होता है जिसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसे बदला भी नहीं जा सकता। तो चोरी जो व्हीकल होती थी पहले उसको ट्रैक करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा एक नई कोशिश की गई है और यहाँ पे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है वो रजिस्टर किए गए चुनिंदा ऑटोमोबाइल डीलर और निजी विक्रेताओं द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं जिन्हें राज्य के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ठीक है। तो ये जारी कौन कर रहा है, ये चुनिंदा ऑटोमोबाइल डीलर और निजी विक्रेताओं द्वारा इंस्टॉल किया जाता है जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है वो। ये प्लेट जो है वो तभी जारी की जाती है जब कोई वाहन मालिक इंजन नंबर, चेसिस नंबर जैसी जानकारी प्रदान करता है और इन अधिकृत नंबर प्लेट को इस्तेमाल या इन्हीं की इंस्टॉल करने से उच्च सुरक्षा वाले रजिस्ट्रेशन प्लेटों के नकली होने की जो संभावना है वो हो जाती है लगभग इम्पॉसिबल। इसके बारे में कुछ और बातें हम डिस्कस करें। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पाने से कार के विवरण जैसे कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर एटसेट्रा के बारे में जो जानकारी है वो तो मिलती है, साथ में इसे एक केंद्रीय डेटाबेस में स्टोर किया जाता है और आपके वाहन के पिन के साथ साथ जानकारी से अधिकारियों को आपके वाहन को आसानी से ट्रैक करने में भी क्या है, मदद प्राप्त होती है। ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कुछ फायदे भी है सरकार के द्वारा जो बताए जा रहे हैं, है ना। पहले लगाया गया नंबर प्लेट क्या होता था, वाहन मालिकों द्वारा अपनी पसंद के हिसाब से तय किए गए अलग अलग फॉन्ट, है ना, अलग अलग फॉन्ट की बात कर रहे हैं और अलग अलग शैलियों के साथ आते थे, अपना डिजाइनिंग मारा नंबर प्लेट में, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता था ना, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर को पढ़ना ही मुश्किल हो जाता था। तो इस कारण से अब एक आइडियल नंबर प्लेट निर्धारित कर दिया गया सरकार के द्वारा जो एक तरीके से ही रहेगा, आप अपने अलग से फॉन्ट उसमें नहीं डाल सकते भाई, ठीक है, वो फिर अपराध हो जाएगा, तो आपको जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा फिर। तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ साथ पंजीकरण प्लेटों में एक तरह के ही फॉन्ट और स्टाइल होंगे जिससे उन्हें आसानी से समझने और पढ़ने में मदद मिल सकती है। इसका शुल्क कितना होगा, जब बनाएंगे तो खर्चा तो आएगा, क्योंकि आपको पता है 2019 के बाद से जो व्हीकल आ रहे हैं उसमें तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है, लेकिन उससे पहले का जो गाड़ी है अगर आपको आपके गाड़ी में नहीं है और आपको चेंज करना है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, क्योंकि नहीं करोगे तो पुलिस खड़ी है आपको पकड़ने के लिए, तो अगर आपको चेंज करना है तब की कंडीशन में शुल्क कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, फीस कितना लगेगा। तो केंद्र सरकार ने अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत को कैप नहीं किया है। इसका मतलब है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है, केंद्र सरकार ने एक प्राइस जो है फिक्स नहीं किया है, ठीक है। औसतन 2 पहिया वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट का जो शुल्क है वो लगभग 400 रुपए है। अगर बात करेंगे किसकी, 2 पहिया वाहन यानी कि 2 व्हीलर, बाइक की बात कर रहे हैं, स्कूटी की बात कर रहे हैं तो 400 रुपए तक है, ठीक है। और इस श्रेणी के हिसाब से 4 पहिया वाहन यानी कि 4 चक्के वाले जो व्हीकल है उनके लिए 1100 रुपए से अधिक जो है वो हो सकता है, ठीक है, क्लियर। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कलर कोडेड स्टिकर लेना अनिवार्य है और इसके लिए आपको 100 रुपए खर्च करने होंगे। छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो शुल्क है उसके बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 व्हीलर के बारे में है 365 रुपए से 400 रुपए तक, ठीक है, क्योंकि अलग अलग डीलर्स हैं तो आपको अलग अलग इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। 2 व्हीलर में देख रहे हैं 365 से 400 रुपए तक। 3 पहिया यानी कि ऑटो वगैरह की बात करें यहाँ पर 427 रुपए। हल्के मोटर वाहन यानी कि कार वगैरह की बात की जा रही है, लाइट मोटर व्हीकल, यहाँ पर 656 से लेकर के 700 रुपए तक का शुल्क आपको देखने को मिल सकता है अगर आपको हाई सिक्योरिटी HSRP नंबर प्लेट चाहिए तो,
भारी वाहन की बात करेंगे तो 705 रुपए से 706 रुपए। ठीक है, ये किसके बारे में? भारी वाहन के बारे में। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाला नंबर प्लेट चाहिए तो ये जो शुल्क है उसका भुगतान करना पड़ेगा अगर आप छत्तीसगढ़ में ये सारी चीजें कर रहे हैं तो। ठीक, HSRP और सामान्य नंबर प्लेट में अंतर ये तो बेसिकली हमने समझ ही लिया है पहले कि क्या क्या चीज़ें जो है वो होती थी, है ना। एक बार और अगर हम लोग शॉर्ट में ब्रीफ में देखें तो HSRP जो है पूरी तरीके से एल्यूमिनियम से बना होता है ना, ये तो फिक्स है, एल्यूमिनियम से बना है और इसमें 2 ऐसे सुरक्षा लॉक लगे होते हैं जिनका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, साथ ही इसमें छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये है कि एक बार अगर यह लॉक टूट जाए तो आप नंबर प्लेट को दोबारा नहीं लगा सकते और केवल अधिकृत रिटेलर से ही आपको यह नया खरीदना होगा। और जब आप नया नंबर प्लेट खरीदने के लिए जाएंगे तो आपसे फिर चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ये सब जानकारी ली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जैसे कि आपका मोटर व्हीकल चोरी हो गया, नंबर प्लेट लगाया आपने, तो आपने नंबर प्लेट अगर एक बार निकाला तो उसमें ऐसा लॉक लगा रहता है कि आप उस नंबर प्लेट को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते तो आपको नंबर प्लेट तो चाहिए। आप दूसरा नंबर प्लेट लगाओगे तो फिर ट्रैफिक पुलिस खड़ी आपको पकड़ने के लिए, क्योंकि उनको तो केवल HSRP नंबर प्लेट चाहिए। तो आप फिर HSRP नंबर प्लेट के लिए कहाँ जाओगे? किसी ऐसे डीलर के पास जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड है। तो जब आप डीलर के पास जाओगे आपको बताना पड़ेगा गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सारी जानकारी देनी पड़ेगी, तभी आपको HSRP नंबर प्लेट जारी किया जाएगा। लेकिन जब आप ऐसा करते हो, ठीक है, तब की केस में जो वाहन का जो मालिक है, जो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है, उसका तो वाहन चोरी हुआ है ना, तो उसको तो मैसेज चले जाएगा और पुलिस को तो ये चीज़ें जो है डिटेक्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर ये दोबारा नंबर प्लेट जो है वो जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक सुरक्षा का मानदंड है, खास तौर पर पहले जो चोरी हो जाती थी व्हीकल, अब पहले तो भैया अलग अलग नंबर प्लेट आते थे, चोरी हो गया, नंबर प्लेट निकाले, कोई दूसरा नंबर प्लेट लगा दिए, तो आपको बेसिकली किसी डीलर को जाके इंजन नंबर, चेसिस नंबर देने की आवश्यकता नहीं होती थी। अब यहाँ पे सारे जो कार्य है गवर्नमेंट एंटिटीज़ के द्वारा ही किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज जो डीलर है उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो जैसे ही आप दूसरा रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन करते हो, अप्लाई करते हो, यानी कि जो चोरी किया वो तो वही करेगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, तुरंत जो है मैसेज चले जाएगा जो ऑनर है उनको, और पुलिस को भी जो चोर है उसको ट्रैक करने में आसानी होगी। आ रही बात समझ में क्या बता रहा हूँ मैं? तो ये HSRP नंबर प्लेट के जो नया वाला है उसके कुछ फ़ायदे हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर वो नंबर प्लेट ही दूसरा लगाएगा, तो वही है ना, दूसरा लगाएगा तो फिर ट्रैफिक पुलिस का सामना तो करना पड़ेगा, है ना। ठीक, नंबर प्लेट में यहाँ पर देखते हैं बाईं ओर क्रोमियम आधारित अशोक चक्र लगा होता है जो HSRP की बात कर रहे हैं, है ना। पिन लेजर इनकोडेड बेसिकली हम देखते हैं यहाँ पर, जिसे आसानी से स्कैन किया जा सकता है और टेम्पर प्रूफ भी इसे बनाया जाता है। जबकि पुराने नंबर प्लेट के उलट इसमें फॉन्ट और स्टाइल एक जैसे होते हैं, पुराने में तो सबका अपना अपना पसंद था। ईंधन के प्रकार को दर्शाने के लिए HSRP को कलर कोडेड स्टिकर के साथ भी जोड़ा जाता है। जैसे कि ग्रीन कलर का अगर नंबर प्लेट है तो आप जान जाएंगे कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, व्हाइट कलर का है तब तो समझ आ जाएगा कि प्राइवेट व्हीकल है, येलो कलर का है तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए इसका यूज़ हो रहा है, तो इसको अलग अलग कलर से भी बेसिकली जारी किया जाता है जिससे पता चलता है। अब लास्ट में आज के जो क्लास है वो अब समाप्ति की ओर है। लास्ट में कुछ सड़क चिन्ह के बारे में एक बार फटाफट से देख लेते हैं, है ना। जब आप ट्रांसपोर्ट यानी कि मोटर वाहन जब आप चला रहे हो तो कौन कौन से जो प्रमुख सड़क चिन्ह हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आदेशात्मक चिन्ह यानी कि मैंडेटरी जो रोड साइन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को जनरल अवेयरनेस के लिए भी इनकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप बेसिकली सड़क से यातायात कर रहे हैं तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए हम बात कर रहे हैं, इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है और ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर अगर बात करें तो ये जो डायरेक्टिव जो बेसिकली सिंबल्स जो होते हैं वो गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं, इनमें से कुछ नीले रंग में भी होते हैं। रुकिए, रास्ता दीजिए के चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार या फिर त्रिकोणीय होते हैं, तो इनको हम लोग देखते हुए चलते हैं, है ना। जो जनरली ये सिग्नल्स वो है जब आप RTO ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर देख लेते हैं। इन चिन्हों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने या दंड का भुगतान करना पड़ सकता है मेरे भाई, इसलिए ज़रूरी है कि इनके उल्लंघन को आप न करें, अदरवाइज दुर्घटनाएं भी हो सकती है। ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब है स्टॉप यानी कि रुकिए।
केवल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुजा वाला सिंबल है, इसका मतलब है स्टॉप, रुकिए, ठीक है, रुकना है, आगे नहीं बढ़ना है। ये त्रिकोणीय वाला है, ये उल्टा ऐसे नीचे वाला, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया रास्ता दीजिए, गिव वे, ठीक। यहां पर क्या बोला जा रहा है, प्रवेश निषेध, ये एंट्री करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन इसको किया जा रहा है बैन, भैया तुम रुको, प्रवेश नहीं है, नो एंट्री है, कहां जा रहे हो। यहां पर क्या देख रहे हैं, आने वाले यातायात को प्राथमिकता, ये देखो ये जाने वाला जो है ये पतला है ना, ये आप देख ही पा रहे हो, आने वाला थोड़ा मोटा है, आने वाला, तो आने वाले यातायात को प्राथमिकता देना है इसके अकॉर्डिंग। यहां पर क्या बोला जा रहा है, सभी मोटर वाहनों का आना मना है, चाहे आप बाइक में चलाओ चाहे कार चलाओ। ये जो है ना, ये क्या बता रहे हैं, ये प्रतिबंधित सिंबल है, और यहाँ पे मोटर, एक बाइक बना है और एक कार बना है, तो आप दोनों, चाहे मोटर हो चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, सभी वाहनों का आना मना है, ठीक है। अब यहाँ पर मना तो किया जा रहा है लेकिन सिंबल में क्या है, ट्रक है, तो ट्रक का आना मना है। तो हैवी व्हीकल जैसे सिटी वगैरह में जाएंगे तो सिटीज में आपको पता है कि ट्रक वगैरह को तो भैया रात वात को ही चलने की अनुमति देते हैं, सिटी के अंदर की बात करें तो उनको भी आना मना है, तो ट्रक के आने की मना कर रहे हैं। यहाँ पे ये बैलगाड़ी है, ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर हाथ से कुछ जो सामान वामान जो ले जा रहे हैं, ठेले वेले की बात कर रहे हैं ना, जो हाथ से खींच के ले जा रहे हैं, तो हाथ से ठेले ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी जा रहे हैं, तो इनको आना मना है, ठीक। यहाँ पे केवल बैलगाड़ी है, यहाँ पर तो केवल बैलगाड़ी को आना मना है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर केवल टांगों की बात की जा रही, जो पहले के टाइम पर चलता था घोड़ा वाला, तो टांगों का आना प्रतिबंधित है, ठीक। आसान आसान से सिंबल है, ये वाला स्टॉप का है, ये वाला रास्ता दीजिए का है, सीधी सी बात है। इसमें आने वालों को प्राथमिकता देना है, इसमें नो एंट्री है, तो ये सब देख के आपको समझ आ जाएगा एक बार। अब क्या बोल रहे हैं, हाथ ठेला आना मना है, ठेला ऐसा जो हाथ द्वारा खींचा जा रहा है, ढकेला जा रहा है, उसका आना मना है। साइकिल को प्रतिबंधित किया है भाई, साइकिल का आना मना है। पैदल आपको नहीं चलना है, ठीक है, ये पैदल चल रहा है, उसको मना कर दिए। यहाँ पर राइट का सिंबल दिया गया ऐसे, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये मतलब बैन, मना कर रहा है, तो राइट नहीं मुड़ना है। ये बोल रहा है भैया लेफ्ट में नहीं मुड़ना है, ये बोल रहा है यू टर्न नहीं करना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो कार है तो ओवरटेकिंग, आगे निकलना मना है, ओवरटेक नहीं करना है। यहाँ पर ये हॉर्न बता रहा है, यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है, ठीक है। चौड़ाई सीमा मना है, यहाँ पर 2 मीटर 2m लिखा है, तो चौड़ाई सीमा मना है, विथ लिमिट के बारे में बताया गया है। 3.5m यानी कि ऊंचाई सीमा के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर एक ट्रक का सिंबल है, 10 मीटर दिया गया है, यानी कि लंबाई सीमा के बारे में बताया गया है। ये 5 टन क्या है, भार सीमा, मैक्सिमम जो भार हो सकता है। एक्सेल भार सीमा, ये जो बीच में आप जो देख रहे हैं 4 टन, एक्सेल भार के बारे में बता रहा है। गति सीमा, स्पीड लिमिट के बारे में बता रहा है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करनी मना है, ये जो लिखा है ना बैन, तो क्या बैन, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, तो गाड़ी को ही खड़ा करना बैन है। यहाँ पर गाड़ी को रोकना भी बैन है, यहाँ पर डबल देखो क्रॉस, 1 बैन 2 बैन, तो गाड़ी को रोकना और खड़ा करना दोनों ही बैन है। बाएं मुड़ना अनिवार्य है यहाँ पर। अब यहाँ पर बाएं मुड़ना मना नहीं है, मना होता तो ये वाला सिंबल होता ना उसके अंदर ऊपर में, यहाँ पर सिंबल मना करने वाला नहीं है, मतलब बाएं मुड़ना अनिवार्य है। यहाँ पर आगे चलना अनिवार्य है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सब आरटीओ वाले जो सिग्नल्स हैं, एग्जाम में आ भी सकता है, तो इसलिए ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आगे चलना या दाएं मुड़ना, या तो आगे जाओ इधर जाओ या तो दाएं जाओ, या तो सीधे जाओ या तो बाएं जाओ, ठीक है। बाएं रास्ते पर चलना है अनिवार्य। यहाँ पर अनिवार्य साइकिल मार्ग, साइकिल दिया है ना, तो साइकिल मार्ग है भैया, मोटर बाइक लेके मत घुस जाना, ठीक है। हॉर्न बजाना अनिवार्य है, यहाँ पर मना नहीं, ऐसे मना करते तो हॉर्न बजाना मना है, लेकिन मना नहीं किया गया ना, तो हॉर्न बजाना अनिवार्य है। न्यूनतम गति अनिवार्य है, 30 है, बैन नहीं किया गया है, तो न्यूनतम इतने में चलाना ही है। रोक या समाप्ति चिन्ह है ये, ठीक है, समाप्ति का चिन्ह है बेसिकली, भैया आप आगे जाना प्रतिबंधित है, मत जाओ ज़्यादा, तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट सिग्नल है। तो इतनी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट, जो आपको ध्यान में रखनी है आज के इस सेशन में। फ़िलहाल बेसिकली हम इतना ही कवर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आप सभी का जो परिवहन आरक्षक का जो एग्ज़ाम है, आप सभी को बेस्ट विशेस, आप सभी का जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छा जाए, ऐसी मेरी उम्मीद है। और ये जितनी भी चीज़ें हमने आज के इस क्लास में डिस्कस की, ना सिर्फ परिवहन आरक्षक के एग्ज़ाम के लिए ये उपयोगी है, बल्कि एक
हमारे दैनिक जीवन में भी ये काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं, है ना। तो इनका भी आप पालन करें। मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रावधान दिए गए उनका आप पालन करें। ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, जो यातायात के जो नियम हैं, उनका आप पालन करें, है ना। तो मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।